हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विथ राहुल में आपका स्वागत है। बॉयलर लेटअप प्रोसीजर के इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी टू बी डन आफ्टर द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द यूनिट। जब आपका यूनिट सिंक्रोनाइज हो जाता है, जब आपका यूनिट ग्रिड के साथ कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद आपको क्या क्या एक्टिविटी करना होता है, आपको इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि एलपी हीटर, एचपी हीटर, मील, प्राइमरी एयर फैन, सील एयर फैन कब हम लोग को स्टार्ट करना होता है। तो सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आप देखें और एज ऑपरेशन इंजीनियर आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी टू बी डन आफ्टर द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द यूनिट। फ्रेंड, जब आपका मशीन सिंक्रोनाइज हो जाता है तो जैसे ही आपका सिंक्रोनाइज होता है, मशीन आपका स्पीड कंट्रोल में ही रहता है। लोड कंट्रोल उस समय स्पीड कंट्रोल को ट्रैक करता रहता है। जितना भी आपका स्पीड कंट्रोल का आउटपुट रहेगा उससे 1.5% लेस रहता है आपका लोड कंट्रोल का। आपका एक हाइड्रोलिक मैक्सिमम गेट रहता है जिसमें आपका स्पीड कंट्रोल का आउटपुट आता है, लोड कंट्रोल का आउटपुट होता है, जिसमें जिसका भी मैक्सिमम आउटपुट रहेगा वही आपका आगे प्रोसीड होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग को लोड कैसे बढ़ाना होगा? स्पीड रेफरेंस पे जाके स्पीड को बढ़ा के, डिफरेंस को एनआर वैल्यू को बढ़ाते जाइएगा, आपका लोड बढ़ता जाएगा। जैसे आप एनआर को बढ़ाइएगा, स्पीड कंट्रोल का आउटपुट आपका इंक्रीज करेगा और आपका कंट्रोल वाल्व ओपन होगा और लोड आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, ये हमको तब तक करते रहना जब तक कि आपका मशीन 50 से 60 मेगावाट तक ना आ जाए। 50 मेगावाट हम लोग क्यों ले जाते हैं स्टार्टिंग में? 50 मेगावाट ले जाने के पीछे मकसद ये होता है कि 50 मेगावाट के पैसे आपका लोड कंट्रोल एक्टिव मोड में नहीं आता है। एक हाउस होल्ड लोड के बाद ही आपका लोड कंट्रोल मोड एक्टिव होता है। जैसे आपका 50 मेगावाट आ जाता है, फिर हम लोग क्या करेंगे कि लोड रेफरेंस के पेज पे जाके लोड रेफरेंस का आउटपुट हम लोग थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाएंगे। उसके इंक्रीज करने से क्या होता है कि लोड कंट्रोल का आउटपुट जो होता है वो अब इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब वो ट्रैक नहीं करेगा, अब लोड कंट्रोल का आउटपुट इंक्रीज होना शुरू होगा। और जैसे ही स्पीड कंट्रोल के आउटपुट से लोड कंट्रोल का आउटपुट इंक्रीज हुआ तो हाइड्रोलिक मैक्सिमम लॉजिक के तहत अब आपका लोड कंट्रोल मोड एक्टिव हो जाता है। मीन्स आपका मशीन अब आपका लोड कंट्रोल में आ गया। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि थोड़ा देर के बाद देखिएगा कि स्पीड कंट्रोल का जो आउटपुट होता है वो आपका डिक्रीज होके 11% के आसपास आ जाएगा। और एनआर वैल्यू देखिएगा, एनआर वैल्यू ऑटो में चेंज होके जितना भी एक्चुअल स्पीड है टरबाइन का उससे +20 पकड़ लेगा और ये एक्चुअल स्पीड को +20 से ट्रैक करता रहेगा। और ऐसा ये ट्रैक इसलिए होता है कि अगर मशीन कभी आपका टरबाइन ट्रिप होता है, जिस भी अगर ओपन हो जाएगा तो मशीन आपका हाउस लोड में आ जाए, इसके लिए वो प्रोविजन दिया हुआ है +20, ताकि आपका एरर सिग्नल जनरेट होता रहे और स्पीड कंट्रोल का आउटपुट हमेशा 11% के आसपास निकलता रहे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। हम लोग को लोड कंट्रोल मोड में तुरंत मशीन को ले आना होता है। अब हम लोग लोड रेफरेंस को बढ़ाते जाएंगे, मेरा लोड इंक्रीज होता हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, कुछ फ्रेंड का ये डाउट था कि ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग मोड से अगर चलते हैं तो स्पीड रेफरेंस के वैल्यू को बढ़ा के हम लोग लोड इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग सिंक्रोनाइज अगर हाइड्रोलिक गवर्निंग के थ्रू करेंगे, वहां तो आपका क्या है, स्टार्टिंग डिवाइस है ना, स्पीडर गियर है, हाइड्रोलिक एम्पलीफायर है। तो इस केस में हम लोग लोड को कैसे इंक्रीज करेंगे? तो उसका लोड को इंक्रीज करने का है कि स्पीडर गियर के पोजीशन को आप इंक्रीज करते जाइए। अगर आप स्पीडर गियर के पोजीशन को इंक्रीज कीजिएगा तो हाइड्रोलिक मोड में भी आपका लोड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग डिवाइस तो ऑलरेडी आपका 90-95% पड़ा हुआ है। 2800 आरपीएम पे ही आपका स्टार्टिंग डिवाइस का पोजीशन 90% चला जाता है। इसके बाद हम लोग टरबाइन का आरपीएम एंड लोड जो लोडिंग बढ़ाएंगे वो स्पीडर गियर के थ्रू बढ़ाएंगे। स्पीडर गियर का पोजीशन को बढ़ाते जाएंगे, टरबाइन का लोडिंग बढ़ता जाता है। ठीक है, सिंपल फंडा है। मींस इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग के केस में स्पीड रेफरेंस स्टार्टिंग में हम लोग स्पीड रेफरेंस को बढ़ा के लोड को इंक्रीज करेंगे। जब आपका लोड कंट्रोल मोड एक्टिव हो जाता है फिर हम लोग लोड रेफरेंस को बढ़ा के टरबाइन का लोडिंग इंक्रीज करेंगे। जब आपका मशीन हाइड्रोलिक गवर्निंग में चलता रहता है तो स्पीडर गियर के वैल्यू को बढ़ा के हम लोग लोड को बढ़ाते हैं। ये आपका सिंपल फंडा है। जब आपका मशीन सिंक्रोनाइज हो जाता है, इसके बाद हम लोग को क्या क्या स्टेप करना होता है, क्या क्या काम करना होता है, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे ही आपका मशीन सिंक्रोनाइज हुआ, देन क्लोज द HP-LP बाईपास इन सच ए वे दैट द ड्रम लेवल शुड नॉट गो टू वेरी लो। क्या होता है, जैसे आपका मशीन सिंक्रोनाइज होता है तो उस समय HP बाईपास को हमको क्लोज करना होता है, क्योंकि हमको अब क्या है, स्टीम टरबाइन के थ्रू फ्लो कराना है।
टरबाइन को बाईपास नहीं करना है। एचपी बाईपास क्या था, आपका जो एचपी टरबाइन को बाईपास स्टीम हो रहा था, अभी हम लोग बाईपास क्यों करना है, अभी तो हमको लोडिंग करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एचपी एलपी बाईपास को धीरे धीरे हम लोग को क्लोज करना होता है। जब भी इसको क्लोज कीजिएगा तो दिखेगा कि ड्रम प्रेशर आपका इंक्रीज करेगा। ड्रम प्रेशर इंक्रीज करने से आपका ड्रम लेवल नीचे की ओर जाएगा। अगर आप उस समय एचपी बाईपास को तुरंत क्लोज कीजिएगा तो ड्रम लेवल आपका बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा और आपका यूनिट ट्रिप हो सकता है। तो हमको धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एचपी बाईपास को पूरा क्लोज कर देंगे, फिर उसके बाद एलपी बाईपास को धीरे धीरे हम लोग को क्लोज कर देना है। मीन्स दोनों को धीरे धीरे हम लोग को क्लोज कर देना है, ठीक है। इसके बाद जितना भी आपका एचपी टरबाइन का जो एमएस स्टेनर ड्रेन था, आईपी टरबाइन का जो स्टेनर ड्रेन था, सारा स्टेनर ड्रेन को हमको क्लोज कर देना है, ठीक है। क्लोज ऑल ड्रेन्स, चाहे वो एमएस लाइन पे हो, एचआरएस लाइन पे हो, सीएच लाइन पे, सारा ड्रेन को हमको क्लोज कर देना है, ठीक है। पॉट ड्रेन जितना है सबको हमको क्लोज कर देना है। इसके बाद ड्रेन टेम्परेचर को जरूर देखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आप मोटराइज वाल्व को क्लोज करते हैं। क्लोज मतलब क्या होता है, मोटराइज वाल्व को आप क्लोज करते हैं। मोटराइज वाल्व के पहले एक आइसोलेटिंग वाल्व होता है। तो क्या होता है कि मोटराइज वाल्व को क्लोज करने के बाद भी देखिएगा कि कुछ लाइन का जो ड्रेन टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज मिलता है। इसका मतलब कब क्या है कि मोटराइज वाल्व आपका पास करता है, तो जिसका भी सस्पेक्टेड पासिंग हो उसका आइसोलेटिंग वाल्व को क्लोज कर दीजिए, मैनुअल वाल्व को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग को इंश्योर कर लेना है कि जिस भी लाइन का ड्रेन टेम्परेचर आपको इंक्रीज हुआ मिलता है उसको हमको आइसोलेट कर देना है, मीन्स मैनुअल आइसोलेशन वाल्व को क्लोज कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को इंक्रीज द फायरिंग टू होल्ड द हाउस लोड। आपको लोड को मेंटेन करने के लिए क्या होगा कि आपको एमएस प्रेशर चाहिए, एमएस टेम्परेचर चाहिए, तो उसको हमको फायरिंग को बढ़ा के उस प्रेशर को होल्ड करना है, ठीक है। जब आपका लोड 55 से 60 मेगावाट के आसपास आ जाता है उसमें आपका एमएस प्रेशर 55 केजी और एमएस टेम्परेचर 360 से 370 के आसपास रहेगा। एचआरएस प्रेशर आपका 12 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और एचआरएस टेम्परेचर आपका 340 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो इस बीच आपको क्या करना है कि स्टार्ट प्राइमरी एयर फैन, एंड प्राइमरी एयर फैन को आप स्टार्ट करके पहले आपको एक प्राइमरी एयर फैन को स्टार्ट करना है। जब आपका 3 से 4 मील आप सर्विस में ले लीजिएगा तो सेकेंड प्राइमरी एयर फैन को आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब प्राइमरी एयर फैन को आप स्टार्ट कर दीजिए उसके बाद आपको सीलर फैन को स्टार्ट करना है, ठीक है। सीलर फैन को स्टार्ट, आपके पास 2 सीलर फैन है, एक सीलर फैन को स्टार्ट कर दीजिए, दूसरा सीलर फैन का हेल्दीनेस चेक करके उसका स्टैंड बाय में डाल दीजिए, एसएलसी आपको ऑन कर दीजिए, ठीक है। एंड इसके बाद फर्स्ट मील को आपको सर्विस में लेना, क्योंकि आपको उसमें तो गन तो था ही, इसके बाद आपको फर्स्ट मील अब आपको सर्विस में लेना है। तो कोल्ड लाइटअप में हम लोग मील तभी लेते हैं जब आपका यूनिट सिंक्रोनाइज हो जाता है, उसके बाद हम लोग को फर्स्ट मील सर्विस में लेते हैं। लेकिन नहीं आपका हॉट लाइटअप रहेगा या वार्म लाइटअप रहेगा तो हमको सिंक्रोनाइजेशन से पहले ही मील को स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आप वहाँ पे आपको एमएस टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, एमएस प्रेशर ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या होता है कि फर्स्ट मील को हम लोग पहले ही सर्विस में ले लेते हैं। लेकिन चूंकि ये कोल्ड लाइटअप है तो कोल्ड लाइटअप में हम लोग फर्स्ट मील आफ्टर सिंक्रोनाइजेशन लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट मील को आप सर्विस में आप ले लीजिए और इसके बाद आपको धीरे धीरे एमएस प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। तो फ्रेंड इसके बाद आपका अगर एक एफडी फैन चल रहा था तो सेकंड सेट ऑफ एफडी फैन को भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, या आप स्टार्टिंग में ही आप दोनों एफडी फैन को भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट नहीं रहता है तो सेकंड एफडी फैन एंड एफडी फैन को स्टार्ट कर लीजिए। ईएसपी को चार्ज करना है, देखिए कभी पूछा जाता है इंटरव्यू में कि ईएसपी को आपको कब चार्ज करना होता है। देखिए ईएसपी को चार्ज करने से पहले आपको क्या देखना है कि फ्लू गैस का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो तभी आपको ईएसपी को चार्ज करना है। सेकेंड क्राइटेरिया है कि ऑयल गन सर्विस में नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल गन सर्विस में है तो ईएसपी को चार्ज नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों क्राइटेरिया है ईएसपी को चार्ज करने से कि ऑयल गन सर्विस में ना हो, और सेकंड आपका जो एपीएच के आउटलेट में जो फ्लू गैस का जो टेम्परेचर है वह 120 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। इस दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल होने के बाद ही आपको ईएसपी को चार्ज करना है, ठीक है। फिर आपको सुपर हीटर स्प्रे, जनरली क्या होता है कि आप लोड बढ़ाइएगा तो एमएस टेम्परेचर बहुत फास्ट इंक्रीज होता है, और उसका जो आर्मिंग होता है, एमएस टेम्परेचर का जो आर्मिंग होता है वह 5-10 डिग्री सेल्सियस पे जैसे एमएस टेम्परेचर अचीव करेगा एमएस पे आर्मिंग हो जाएगा। आर्मिंग मतलब क्या होता है, अब एमएस टेम्परेचर से जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो आपका इनेबल हो जाता है।
जैसे एमएस टेम्परेचर आपका 510 डिग्री सेल्सियस से अचीव करेगा तो उसका आर्मिंग हो जाएगा। मीन्स अब एमएस टेम्परेचर से आपका यूनिट ट्रिप हो सकता है। एमएस टेम्परेचर लो में यूनिट आपका ट्रिप हो जाएगा। एमएस टेम्परेचर लो में आपका यूनिट ट्रिप कब होता है? जब एमएस टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा तो एमएस से ट्रिप हो जाएगा। जब तक आर्मिंग नहीं होता है तो एमएस टेम्परेचर से प्रोटेक्शन सिस्टम इनेबल नहीं होता है। तो कोशिश ये किया जाता है कि आपको आर्मिंग तुरंत ना कराएं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या होता है कि जनरली हम लोग स्प्रे सिस्टम को हेल्दी रख के और सुपर हीटर स्प्रे करके डिविजनल का टेम्परेचर हम लोग 320 से 340 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं और प्लेटेन का टेम्परेचर जनरली हम लोग 460 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम लोग मेंटेन करते हैं। स्प्रे करके आपको इस प्रकार से ट्यूनिंग कीजिए कि डिविजनल का टेम्परेचर आपको 320 से 340 डिग्री सेल्सियस मिले और प्लेटेन का टेम्परेचर आपको 450 से 460 डिग्री सेल्सियस आपको मिलता रहे, ताकि इसमें उसके बाद आपको आर्मिंग नहीं होगा। तो सुपर हीटर स्प्रे आपको हेल्दी कर लीजिए। सुपर हीटर स्प्रे का आपका दो प्रोविजन है, एक आपका आफ्टर एचपी हीटर का जो कॉमन हेडर बनता है वहाँ से स्प्रे लिया है, और एक है आपको कि जब तीनों बीएफपी का जो कॉमन हेडर है वहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। तो आप इंश्योर कर लीजिए कि आपका सुपर हीटर स्प्रे सिस्टम हेल्दी है, क्योंकि इसका बहुत आपको यूज आएगा। जब लोड आपका 60 से 65 मेगावाट आ जाता है, इसके बाद आपको एलपी हीटर को चार्ज कर दीजिए। एलपी हीटर को चार्ज जनरली पूछा जाता है कब करते हैं, तो जब आपका यूनिट सिंक्रोनाइज हो जाता है और लोडिंग 60 से 65 मेगावाट आ जाता है तो आपको एलपी हीटर को चार्ज कर देना है। एलपी हीटर का जो एक्सट्रैक्शन कहाँ से आता है फ्रेंड, इसको देखिए। एलपी हीटर 1, एलपी हीटर 2 एंड एलपी हीटर 3 का जो एक्सट्रैक्शन स्टीम होता है वो एलपी टरबाइन से आता है, ठीक है। तो एलपी हीटर 3 में जो स्टीम आता है उसका जो जनरली प्रेशर जो होता है फुल लोड पे 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। टेम्परेचर उसका 210 डिग्री के आसपास होता है। एलपी हीटर 2 में जो आता है उसका जो जनरली आपका प्रेशर होता है फुल लोड पे 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और टेम्परेचर आपका 110 से 120 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और एलपी हीटर 1 तो आपका वैक्यूम में ही रहता है, वैक्यूम से उसमें स्टीम जाता है। तो जनरली हम लोग क्या करना है कि धीरे धीरे जो आपका सबसे पहले आपका एसएमबी जो भी हमको एलपी हीटर को जब भी चार्ज करेंगे तो कैसे चार्ज करेंगे, पहले सारा एलपी हीटर का एसएमबी जो वेंट वाल्व होता है उसको ओपन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, एक्सट्रैक्शन स्टीम का वाल्व ओपन कीजिए। फिर जो उसका जो ड्रिप होता है, ड्रिप लाइन क्या होता है कि जब स्टीम जैसे एक्सट्रैक्शन स्टीम आपका एलपी हीटर में आता है तो वो कंडेंस होता है, वाटर बनता है। तो एलपी हीटर 3 का जो ड्रिप होता है, ड्रिप मतलब कंडेंस्ड वाटर, एलपी हीटर 3 का ड्रिप एलपी हीटर 2 में जाता है, एलपी हीटर 2 का ड्रिप एलपी हीटर 1 में जाता है, और एलपी हीटर 1 से आपका थ्रू ड्रेन कूलर आपका कहाँ पे आता है, कंडेंसर के हॉट वेल में चला जाता है, ठीक है। ये इसका ये फ्लो पाथ है। तो ड्रिप को आपको धीरे धीरे शुरू में आपको मैनुअल में ड्रिप रखना है, और जो एलपी हीटर का जो लेवल होता है वो 300 mm के आसपास आपको मेंटेन करना है, ठीक है। धीरे धीरे आपको ड्रिप का जो कंट्रोल वाल्व होता है उसको थोड़ा थोड़ा ओपन करके आप जो एलपी हीटर का जो ड्रिप जो लेवल होता है वो 300 mm WC के आसपास मेंटेन कीजिए। फिर एलपी हीटर 2 का भी ऐसे एक्सट्रैक्शन स्टीम खोलिए, इसको खोल के धीरे धीरे सबका ड्रिप को मैनुअल में लेके कंट्रोल वाल्व जो ड्रिप में जो आपका कंट्रोल वाल्व होता है उसको आप मैनुअली पहले कंट्रोल कीजिए, फिर धीरे धीरे उसको ऑटो में डाल दीजिए, फिर सेट पॉइंट 300 डाल दीजिए। तो अब आपका ऑटो में वो काम लेवल मेंटेन करता रहेगा। तो एलपी हीटर 2 और 3 को आपको 65 मेगावाट के आसपास सर्विस में लेके आ जाना है, और ड्रिप का जो कंट्रोल वाल्व को ऑटो में डाल के उसमें सेट पॉइंट डाल दीजिए 300 mm WC। अब आपका ड्रिप मेंटेन होता रहेगा। फ्रेंड्स, डिएटर का जो पैगिंग जो है अभी इनिशियल में हम लोग APRDS सिस्टम से करते हैं। अभी उसके बाद जब आपका लोड 60-65 मेगावाट तक आ जाता है उसके बाद हम लोग कट आउट द APRDS सिस्टम, और वहाँ से आप CRS से पैगिंग शुरू करते हैं। पैगिंग स्टीम हम लोग डिएटर में जो भेजेंगे वो CRS से लाइन अप कर देते हैं। APRDS को कट आउट करेंगे और CRS से करेंगे। उसके बाद और भी अगर लोड बढ़ेगा तो उसके बाद हम लोग IP एक्सट्रैक्शन से डिएटर का पैगिंग शुरू करते हैं। तो आपका 3 प्रोविजन दिया हुआ है। शुरू में हम लोग करते हैं APRDS सिस्टम से, जो कि आपके पास और कोई अदर स्टीम का नहीं है, तो PRDS से करते हैं। फिर उसके बाद CRS से करेंगे। CRS के बाद आपको IP एक्सट्रैक्शन से जो लेते हैं वहाँ से पैगिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, डिएटर पैगिंग को हम लोग APRDS से कट करके CRS से पैगिंग शुरू करते हैं, और डिएटर का जो प्रेशर कंट्रोल पैगिंग प्रेशर कंट्रोल वाल्व पे हम लोग सेट पॉइंट डाल देते हैं 3.5 kg। उसके हिसाब से CRS का जो प्रेशर पैगिंग प्रेशर 3.5 kg आसपास मेंटेन करता रहेगा। चार्ज APRDS स्टेशन फ्रॉम CRS। देखिए, अभी तक आपका जो PRDS स्टेशन जो चार्ज था वो
दूसरे यूनिट से था, दूसरे यूनिट का जो इंटरकनेक्शन वाल्व था उससे आपका पीआरडीएस सिस्टम चार्ज था। अब धीरे धीरे हम लोग को क्या करना है कि सीआरएच लाइन से जो अपना जो इंडिविजुअल पीआरडीएस सिस्टम को आप चार्ज करना शुरू कर देना है। इंश्योर एनर्जाइजिंग ऑफ सोलेनॉइड इन ट्रिमिंग डिवाइस एट एंड एबव 100 मेगावाट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एक ट्रिमिंग डिवाइस होता है, आप देखिएगा फ्रेंड ईएसटीसी पेज पे आपका एक ट्रिमिंग डिवाइस होता है। ट्रिमिंग डिवाइस का मेन काम क्या होता है पहले इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ट्रिमिंग डिवाइस स्टार्टिंग में आपका ट्रिम डिवाइस जो होता है वह डी एनर्जाइज रहता है। डी एनर्जाइज मतलब क्या होता है, ट्रिम्ड रहता है। ट्रिम्ड का मतलब क्या होता है कि आईपी कंट्रोल वाल्व को वो थ्रॉटल करके रखता है। आईपी कंट्रोल वाल्व को क्या करता है, थ्रॉटल करके रखता है। थ्रॉटल करके क्यों रखता है, थ्रॉटल करके रखता है ताकि आपका एचपीटी एग्जॉस्ट टेम्परेचर वो इंक्रीज ना हो जाए और आपका चर्निंग एक्शन ना हो। मान लीजिए कि अभी देखिए क्या है कि आपका जो एमएस स्टीम, क्योंकि लोड का रिक्वायरमेंट तो आपका कम है, तो एमएस स्टीम आपका आ रहा है टरबाइन के अंदर, टरबाइन को रोटेट कर रहा है, फिर आपका सीआरएस से वापस जा रहा है। ठीक है, सीआरएस से वापस जाने के बाद आपका कहाँ पे जाता है, बॉयलर, बॉयलर से एचआरएच बनता है, एचआरएच से आपका आईपी टरबाइन के पास आता है, थ्रू द कंट्रोल वाल्व आईपी टरबाइन के अंदर जाता है। अगर कंट्रोल वाल्व पूरा का पूरा ओपन रहेगा, मान लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका जो लोडिंग मैक्सिमम लोडिंग कौन लेता है, आईपी टरबाइन लेता है। अगर कंट्रोल वाल्व पूरा का पूरा ओपन रहेगा तो ये जो एमएस का जो स्टीम जो एचपी टरबाइन से निकल रहा है वो आपका क्या होगा, निकल नहीं पाएगा, वो अंदर में चर्निंग होता रहेगा क्योंकि आपका प्रेशर ही नहीं रहेगा। तो हमको उस लाइन का प्रेशर मेंटेन रखना है। तो टू अवॉइड द चर्निंग एक्शन, चर्निंग एक्शन होने से एचपी एग्जॉस्ट टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाएगा, उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल वाल्व को थोड़ा सा हम लोग ट्रिम करके रखते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे हम जब लोड बढ़ाते जाते हैं, जब आपका लोड 100 मेगावाट के आसपास आ जाता है, उसमें आप देखिएगा कि आईपी कंट्रोल वाल्व होता है वो धीरे धीरे आपका 80-90% तक ओपन हो जाएगा। और उसके बाद हमको ट्रिम डिवाइस का इनर्जाइज सोलेनॉइड वाल्व को हम लोग इनर्जाइज कर देते हैं। जैसे आप इनर्जाइज करेंगे अभी आपका नॉट ट्रिम हो जाएगा, मीन्स पूरा का पूरा ओपन 100% ओपन हो जाएगा। जैसे आप ट्रिमिंग डिवाइस को आप ओपन कर दीजिएगा, आपका आईपी कंट्रोल वाल्व 100% ओपन हो जाएगा। और ओपन होने से क्या होता है, देखिए 100 मेगावाट में क्या होता है, उसमें तक आपका धीरे धीरे एमएस प्रेशर भी आपका इंक्रीज हो जाता है। आपको क्या होता है, सीआरएच का प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अभी क्या होगा, चर्निंग एक्शन होगा, अभी आराम से स्मूथ आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे जब 100 मेगावाट आसपास आ जाता है, 110 मेगावाट आ जाता है, उसमें आप देखिएगा ऑटोमेटिक कि आपका आईपी कंट्रोल वाल्व जो होता है वो धीरे धीरे ओपन हो जाता है, वो 80-90% तक ओपन हो जाता है। उसमें आपको ट्रिमिंग डिवाइस का जो सोलेनॉइड वाल्व है उसको एनर्जाइज कर दीजिए, तो उससे क्या होगा कि आईपी कंट्रोल वाल्व आपका जितना था उससे पूरा 100% ओपन हो जाएगा, मतलब नॉट ट्रिम हो जाता है। तो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रिमिंग डिवाइस को हम लोग सोलेनॉइड वाल्व को एनर्जाइज कब करते हैं, तो एट एंड एबव 100 मेगावाट के बाद हम लोग एनर्जाइज कर देते हैं। पैगिंग डेरेटर ग्रेजुअली टू 4 kg पर सेंटीमीटर, आपका जो डेरेटर का जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व है पैगिंग स्टीम का, उसको धीरे धीरे उसको आप 4 kg आसपास ले जाइए, तो पैगिंग स्टीम का प्रेशर धीरे धीरे आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फिर कट इन सेकेंड मिल, आप सेकेंड मिल को आप स्टार्ट कीजिए। जनरली आपका जब लोड 100 मेगावाट के आसपास आ जाता है तो आप सेकंड मिल को आप स्टार्ट कर दीजिए एंड स्टार्ट विड्रॉइंग ऑयल सपोर्ट ग्रेजुअली। धीरे धीरे आपका जैसे मान लीजिए कभी ऑयल गन आपका 6 से 7 ऑयल गन आप अभी चल रहा था, तो धीरे धीरे 1 ऑयल गन फिर 2 ऑयल गन धीरे धीरे आप विड्रॉ करना, फ्लेम को देखते हुए धीरे धीरे ऑयल गन विड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए। कंट्रोल एमएस टेम्परेचर एचआरएस टेम्परेचर बाय यूजिंग स्प्रे, देखिए स्प्रे का भी एकदम वाइजली यूज करना है और एमएस टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, एचआरएस टेम्परेचर को भी कंट्रोल करना है। जनरली हम लोग रीहीट स्प्रे तो यूज करते नहीं है, बहुत कम ही जगह रीहीट स्प्रे यूज होता है। जनरली हम लोग सुपरेटर स्प्रे यूज करके ही एमएस टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। इंश्योर फायरवॉल स्कैनर हेल्दीनेस, आपका जो फायरवॉल स्कैनर को भी ऑब्जर्वेशन करते रहिए, उसका हेल्दीनेस है कि नहीं, आपका फायर स्कैन कर रहा है कि नहीं, स्कैनर आपका फायरवॉल को स्कैन कर रहा है कि नहीं, उसको आपको देखते रहना है। और ये स्कैनर को देखते हुए, फायरवॉल को देखते हुए आपको ऑयल गन को विड्रॉ करना है। आपको ऑयल गन 1 by 1 विड्रॉ करना है। एक ऑयल गन विड्रॉ कीजिए, फिर उसको देखिए कि आपका फ्लेम पे कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, फिर उसके बाद दूसरा ऑयल गन विड्रॉ कीजिए। इस तरह से हम लोग ऑयल गन विड्रॉ करते चलना है। तो फ्रेंड धीरे धीरे आपको फीडिंग रेट को
मील का फीडिंग रेट को बढ़ा के ड्रम प्रेशर को बढ़ाना है और धीरे धीरे लोड को भी इंक्रीज करते जाना है। तो जब आपका लोड 150 मेगावाट के आसपास पहुंच जाता है, उसमें आपका एमएस प्रेशर 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपको क्या काम करना है कि चार्ज द डेरिएटर फ्रॉम एक्सट्रैक्शन स्टीम, ऑब्जर्व द क्लोजर ऑफ सीआरएच कंट्रोल वाल्व इन ऑटो। देखिए शुरू में आपका क्या था, डेरिएटर पैकिंग किससे था, एपीआरडीएस से। फिर जैसे आपका लोड 60-65 मेगावाट आता है, फिर हम लोग डेरिएटर का पैकिंग चेंज करते हैं फ्रॉम पीआरडीएस टू सीआरएच। फिर जैसे लोड आपका 150 मेगावाट के आसपास पहुंचता है, 130 से 150 मेगावाट के आसपास, तो फिर हम लोग डेरिएटर का जो पेगिंग है स्टीम, उसको एक्सट्रैक्शन स्टीम, जो आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम से हम लोग चार्ज कर देते हैं और सीआरएच का कंट्रोल वाल्व को हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये काम हम लोग कर लिए। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट काम करना है कि एचपी हीटर को चार्ज करना है। एचपी हीटर पहले एचपी हीटर 1, 5A, 6A को चार्ज कीजिए, फिर 5B, 6B को चार्ज कर लेना। मतलब दोनों सेट का एचपी हीटर को हमको चार्ज कर लेना है। तो एचपी हीटर का चार्जिंग हम लोग कब करते हैं, जब आपका लोड 150-160 मेगावाट के आसपास आ जाता है, तो एचपी हीटर को हम लोग चार्ज कर देते हैं। ठीक है, चार्ज करके उसका जो भी नॉर्मल ड्रिप एंड इमरजेंसी ड्रिप को ऑटो में हम लोग डाल देते हैं। नॉर्मल ड्रिप का जो सेट पॉइंट जनरली हम लोग 320 mmWc मेंटेन करते हैं, और इमरजेंसी ड्रिप जो है वो आपका 340 से 350 mmWc हम लोग सेट पॉइंट डाल देते हैं। इसी सेट पॉइंट के हिसाब से आपका एचपी हीटर का जो वाटर लेवल होता है वो आपका मेंटेन रहता है। ठीक है, एचपी हीटर को चार्ज कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या करना है कि एक TDBFP या दूसरा, दोनों TDBFP को हम लोग रोलिंग पहले से करके रखते हैं। एचपी हीटर चार्ज करने के बाद आपका TDBFP, देखिए TDBFP को आपको स्टार्टिंग से ही रोलिंग में आपको डाल देना है। आपको उसके लिए लोडिंग का वेट नहीं करना है। जब आपको जब 3000 RPM पे टरबाइन को लाए थे, उससे पहले आपको TDBFP को भी रोलिंग में आपको डाल देना है, क्योंकि आपके पास पीआरडीएस सिस्टम तो अवेलेबल है ही। तो पीआरडीएस से क्या कीजिए, आप एक नहीं तो दोनों TDBFP को आप रोलिंग में डाल दीजिए। ठीक है, रोलिंग में डालने के बाद धीरे धीरे उसका RPM किसी टेम्परेचर को जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा, धीरे धीरे उसका RPM को आप बढ़ाते जाइए। ठीक है, 1500 RPM दीजिए, फिर 2000 RPM दीजिए, फिर 2500 RPM दीजिए। धीरे धीरे RPM को आपको बढ़ाते जाना है। ठीक है, किसी टेम्परेचर को देखते हुए RPM को आपको बढ़ाते जाना है TDBFP को। और जैसे ही लोड आपका 160-170 मेगावाट आ जाता है, तो एक TDBFP को आपको ऑटो में डाल देना है। अभी तो आपका एक MDBFP चल रहा था, आप दूसरा एक TDBFP को भी आप ऑटो में डाल दीजिए। ठीक है, दूसरा TDBFP को आपको अभी जो है रोलिंग में रखिए, उसको ऑटो में नहीं डालना, उसको 1500-2000 RPM पे दे के उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अभी आपका 160-170 मेगावाट पे आपका एक MDBFP रनिंग तो चल ही रहा था, एक TDBFP आपका सर्विस में आ गया, उसको आप ऑटो में डाल दिए। तो 160 से 170 मेगावाट के आसपास आपका एक TDBFP आपका ऑटो में आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपका लोड धीरे धीरे आपका कि मिल का फायरिंग बढ़ा के, प्रेशर को बढ़ा के धीरे धीरे आप लोड बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे आप क्या कीजिए, एमएस प्रेशर को बढ़ा के लोड को 200 मेगावाट तक ले जाइए। 200 मेगावाट पे जैसे आपका यूनिट आता है, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा आपका वैक्यूम कैसा है। अगर वैक्यूम के हिसाब से आप जो तीसरा CW है उसको भी आप स्टार्ट कर सकते हैं वैक्यूम को देखते हुए, क्योंकि 2 CW तो पहले से चल रहा था, तीसरा CW को भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा मिल जो आपका थर्ड मिल है उसको भी आप कट इन कर लीजिए, और उसका भी फीडिंग रेट को धीरे धीरे बढ़ा के ड्रम प्रेशर को बढ़ाते जाइए, और लोड को भी उसके हिसाब से इंक्रीज करते चलिए। फ्रेंड, उसके बाद जब आपका 4 मिल सर्विस में आ जाता है, तो फिर आप सेकेंड जो PA फैन था उसको आप स्टार्ट कर लीजिए, और उसको भी धीरे धीरे पहले मैनुअली बढ़ा के फिर उसको भी आप ऑटो में डाल दीजिए। मतलब दोनों प्राइमरी एयर फैन को ऑटो में डाल के PA हेडर प्रेशर को 750 से 760 mmWc सेट में डाल दीजिए। उसके हिसाब से आपका PA हेडर प्रेशर मेंटेन होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि आपको ऑयल गन जो होता है वो धीरे धीरे 1 by 1 आपको हटाना है। पूरा ऑयल गन अभी नहीं हटाना है, कम से कम आपको 3 से 4 गन आप सर्विस में रखिए, और बाकी जो है एक एलिवेशन, जैसे आपका CD एलिवेशन में गन रखिए, तो ये आप एलिवेशन को पूरा हटा दीजिए। CD एलिवेशन से उसको गन को आप शिफ्ट कर सकते हैं AB एलिवेशन में। AB एलिवेशन में आप शिफ्ट कर दिए तो CD एलिवेशन का आप गन हटा दीजिए। तो इस टाइप से एक एलिवेशन में गन रखिए, अदर एलिवेशन का गन धीरे धीरे आप हटा सकते हैं। अभी आपको गन 200 मेगावाट के बाद आपको एक ही एलिवेशन में 3 से 4 गन आपको रखना है, बाकी अदर एलिवेशन में गन रखने का कोई जरूरत नहीं है। फ्लेम को देखना है गन हटाने से पहले और गन हटाने के बाद। आपको फ्लेम जरूर देखिए कि फ्लेम पे क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है, फायरवॉल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इसको आपको ऑब्जर्वेशन में ध्यान में रख के चलना है। 200 मेगावाट के आसपास आप देखिएगा कि आपका ड्रम लेवल को मेंटेन करने के लिए, अभी आपका ड्रम लेवल कहां से जा रहा था फीड वाटर,
आपका FDB 13, 14 एंड 15 से जा रहा था। कुछ समय देखिएगा कि आपका जो कंट्रोल वाल्व है FDB 14 वो पूरा का पूरा ओपन हो जाता है और वो उससे आपका डाउन लेवल फिर मेंटेन नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको चेंज ओवर कर लेते हैं FDB 16 से। तो धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, पहले FDB 16 को वाल्व को ओपन करते हैं, फिर FDB 13, 14 को धीरे धीरे हम लोग क्लोज करते हैं। नहीं, उसको क्लोज नहीं करना है, आपको FDB जो कंट्रोल वाल्व को धीरे धीरे हम लोग क्लोज करना है और फिर उसको सेट पॉइंट ऑटो में हम लोग को डाल देना है। मीन्स FDB 13 एंड 15 ओपन रहेगा और कंट्रोल वाल्व को, सिर्फ मोटराइज वाल्व को ओपन रखना है, कंट्रोल वाल्व को धीरे धीरे हम लोग क्लोज करके उसको ऑटो में डाल देंगे। अभी आपका जो ड्रम जो फीड वाटर है वो FDB 16 से होता हुआ ड्रम में जाएगा। ठीक है, इस बीच आपको एक और इंपॉर्टेंट काम करना है फ्रेंड्स, कि आपका जो इकोनोमाइजर रीसर्कुलेशन वाल्व था जो आपका इनिशियल कंडीशन में ओपन था, जैसे आपका 70-80 मेगावाट आसपास आ जाता है तो रीसर्कुलेशन वाल्व को आपको क्लोज कर देना है। इंश्योर कीजिए कि रीसर्कुलेशन वाल्व उस समय क्लोज करना चाहिए। ये आपको 60-70 मेगावाट के आसपास ही आपको कर लेना है। मीन्स रीसर्कुलेशन वाल्व को ओपन कर लेना है। जब आपका MS प्रेशर 70 से 80 kg के आसपास आ जाता है तो HP बाईपास को ऑटो में आप डाल दीजिए, LP बाईपास को ऑटो में डाल दीजिए और SP बाईपास को भी आप ऑटो में डाल दीजिए। और उसका जो सेट पॉइंट है, जितना आपका एक्चुअल प्रेशर है उससे आपको 10 से 11 kg सेट पॉइंट डाल दीजिए। वही आपका लॉजिक होता है कि MS सेट पॉइंट को धीरे धीरे आप बढ़ा के और उसको बढ़ाते जाइए ताकि आपका SP बाईपास खुले नहीं। MS प्रेशर जितना है उससे आपको 10 से 11 kg बढ़ा के रखना है ताकि आपका SP बाईपास ओपन ना हो। आप SP बाईपास को ऑटो में डाल देना। ये आपको MS प्रेशर 60 से 70 kg आसपास आ जाएगा, तभी इसको हम लोग ऑटो में डाल देते हैं। LP बाईपास SP बाईपास दोनों को ऑटो में हम लोग को डाल देना है। ठीक है, जब आपका लोड 300 के आसपास आ जाता है तो आपको 5th मिल आप सर्विस में ले सकते हैं, उसको आपको सर्विस स्टार्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि ESTC पेज पे, अभी तो मशीन आपका क्या लोड कंट्रोल में चल रहा था, प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट देखेगा आपका 120% है। तो धीरे धीरे क्या करना है कि प्रेशर कंट्रोल मोड को भी हमको एक्टिव करना है। कैसे एक्टिव करना है, तो प्रेशर कंट्रोलर को ऑन करना है। तो ऑन करने से पहले आपको क्या करना है कि जो आपका MS सेट पॉइंट है उसको आपको मैच करना है, किसके साथ, एक्चुअल MS प्रेशर के साथ। जितना आपका एक्चुअल MS प्रेशर है, मान लीजिए कि MS एक्चुअल प्रेशर आपका 120 kg है, तो MS सेट पॉइंट को भी आपको 120 के आसपास लेके जाना है। ठीक है, जैसे ही आप लाइएगा तो अभी भी आपका प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट 120% ही रहेगा। ठीक है, इस बाद आपके बाद क्या करना है, प्रेशर कंट्रोलर को ऑन करना है। ऑन करने में देखिएगा क्या, वहां पे आपका 2 मोड है, प्रेशर कंट्रोलर का 2 मोड है, एक LP मोड है, एक आपका IP मोड है। तो जनरली हम लोग को क्या रखना है, LP मोड में चलाना है यूनिट को, इनिशियल प्रेशर मोड में नहीं चलाना, लिमिट प्रेशर मोड में आपको यूनिट को चलाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, LP मोड को ऑन करते हैं, प्रेशर कंट्रोल आपका ऑन हो जाता है। अभी क्या होगा, प्रेशर कंट्रोल मोड भी आपका ट्रैक करता रहेगा। अभी आपका क्या है, 120% पे ट्रैक करता रहेगा। जैसे ही आपका सेट पॉइंट, मान लीजिए कि आपका सेट पॉइंट अपना 130 है और एक्चुअल प्रेशर जैसे सेट पॉइंट से कमेगा तो प्रेशर कंट्रोलर का आउटपुट होगा धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू होगा और वो लोड कंट्रोल को ट्रैक करता रहेगा। लोड कंट्रोल का जितना भी आउटपुट रहेगा उससे आपका +2 आपको वो ट्रैक करता रहेगा। और ये कब तक ट्रैक करता रहेगा, जब तक कि MS सेट पॉइंट का प्रेशर और जो MS एक्चुअल प्रेशर के दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 10 kg/cm² नहीं हो जाता है। मीन्स इसको इस समझिए कि MS प्रेशर का सेट पॉइंट 130 है और आपका प्रेशर घटते घटते अगर एक्चुअल प्रेशर 120 पे आ गया तो प्रेशर कंट्रोल मोड एक्टिव हो जाएगा। अब वो लोड कंट्रोल को ट्रैक नहीं करेगा, अब वो प्रेशर कंट्रोल मोड में आपका मशीन आ गया। ठीक है, तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं कि धीरे धीरे हम लोग फायरिंग बढ़ा के क्या करते हैं, MS प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जैसे आपका MS प्रेशर फिर 10 kg के अंदर आ गया, फिर आपका लोड कंट्रोल मोड एक्टिव हो जाता है। ये इसका फंडा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 300 मेगावाट के आसपास प्रेशर कंट्रोल मोड को भी हम लोग एक्टिव कर लिए, उसका कंट्रोलर को ऑन कर दिए। ठीक है, और 300 मेगावाट के आसपास हम लोग क्या करेंगे कि लोड सेकेंड TDBFP को भी हमको लोड कर देना है। ठीक है, सेकेंड TDBFP भी अब आपका लोडिंग कंडीशन में आ गया। और ऑक्सीजन परसेंटेज एट APH इनलेट में धीरे धीरे हम लोग ऑक्सीजन का आउटपुट होता है, धीरे धीरे हमको डिक्रीज करना है और उसको 4% के आसपास हम लोग लेके आ जाते हैं। देखिए अभी अब फ्रेंड क्या था कि FD फैन अभी आपका ऑटो में नहीं था,
FD फैन आपका मैनुअल मोड में चल रहा था, धीरे धीरे हम लोग अब, लेकिन ID फैन अभी आपका ऑटो में था। हम लोग क्या कर रहे थे कि FD फैन को क्या करते, धीरे धीरे मैनुअली हम लोग एयर को, उसका ब्लेड पिच को ऑपरेट करके ऑक्सीजन का लेवल हम लोग बढ़ा रहे थे, ठीक है। और अभी ऑक्सीजन परसेंटेज, जब भी हम लोग FD फैन को ऑटो में डालेंगे तो उस समय ऑक्सीजन परसेंटेज एक्चुअल में कितना है, उसके साथ हमको उसको मैच करा के ही हम लोग डालेंगे कि एक्चुअल में MS प्रेशर का कितना आपको रिक्वायरमेंट है और एक्चुअल में MS प्रेशर कितना चल रहा है, उसके हिसाब से उसके आसपास ही आपको सेट पॉइंट डालना है। एक्चुअल ऑक्सीजन परसेंटेज एट द APH इनलेट और आपको सेट पॉइंट जितना आपको डालना है उसको मैच करा के ही FD फैन को ऑटो में डालना है। तो ऑटो में FD फैन को ऑटो में डालने से पहले आपको ये चीज़ इंश्योर कर लेना है। तो आप 300 मेगावाट के आसपास आप FD फैन को, उससे पहले भी आप FD फैन को ऑटो में डाल सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आप 200 मेगावाट के आसपास भी आप FD फैन को ऑटो में आप डाल सकते हैं। तो आपका ID फैन ऑटो में, FD फैन ऑटो में, PF फैन ऑटो में, आपका सब ऑटो में चलता रहेगा। 360 से 380 मेगावाट के आसपास आपको बहुत सारा एक्टिविटी करना है। क्या करना है कि अभी तक आपका TDBAP आपका पूरा, दोनों TDBAP आपका लोडिंग में आ चुका है। MDBAP को अनलोड करना है और उसको क्लोज करके उसको स्टैंड बाय कंडीशन में डाल दीजिए, सेट पॉइंट डाल दीजिए MDBAP को, ठीक है। ऑयल गन जितना भी था सबको हटा देना है। 350 मेगावाट के आसपास ही आपको सारा ऑयल सपोर्ट हटा देना है। फिर आपको उसको फ्लेम को देखिए, फायरबॉल को देखिए, स्कैनर को देखिए कि आपका फ्लेम कैसा है, ठीक है। ऑयल गन आपका कंप्लीटली हट चुका है। फिर चार्ज ESP फील्ड, जैसे ESP फील्ड को चार्ज तभी करेंगे जब आपका ऑयल गन सारा सर्विस से हट जाएगा और फ्लू गैस टेम्परेचर एट द APH आउटलेट 110 से 120 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, तभी आपको ESP को चार्ज करना है। लोड को इंक्रीज, प्रेशर को देखते हुए आप 6 मील को सर्विस में आप ले सकते हैं। SADC का जो विंड वर्क्स फर्नेस DP होता है वो 70 से 80 mmWc सेट बढ़ा दीजिए। उसके बाद उसको ऑटो में डाल दीजिए। ऑटो में डालने से क्या होता है, अपने लोड के हिसाब से उसका जो विंड वर्क्स फर्नेस DP अपना मेंटेन होता रहेगा। उसके बाद आपको यूनिट को CMC मोड में डाल देना है। CMC मोड में कैसे डालते हैं उसका मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। और ऑक्सीजन का जो सेट पॉइंट है वो 4 से धीरे धीरे घटा के 3.7 से 3.80 के आसपास लेके आ जाइए, ठीक है। तो 380 मेगावाट पे आसपास आपका यूनिट जो है स्टेबिलिटी को देखते हुए आपको MDBAP को आउट कर देना है। दोनों TDBAP आपका रनिंग कंडीशन में, लोडिंग कंडीशन में, ऑटो में आपका काम करता रहेगा। अपना ड्रम को ऑटो में आप डाल दीजिए, सेट पॉइंट डाल दीजिए, उसके हिसाब से अपना वो काम करता रहेगा। जितना ऑयल गन था उसको सारा का सारा कंप्लीटली हटा दीजिए। ऑयल गन हटाने के बाद देखिए आपका फ्लेम कैसा रहता है, उसको देख लेना है। ESP को चार्ज करना है। ESP को चार्ज करने का 2 कंडीशन, ऑयल गन सर्विस में नहीं होना चाहिए और फ्लू गैस टेम्परेचर एट द APH आउटलेट 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, तभी आपको ESP को चार्ज करना है। ड्रम प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आप 6 मील को आप सर्विस में ले सकते हैं। SADC का जो है विंड वर्क्स फर्नेस DP आप उसको ऑटो में डाल दीजिए। उसको पहले बढ़ा के 80 के आसपास बढ़ा के उसको ऑटो में आप डाल दीजिए। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाइएगा इसका DP बढ़ता जाता है। फिर ऑक्सीजन का जो सेट पॉइंट है, जो कि आपका FD फैन ऑटो में चल रहा है, इसलिए आप ऑक्सीजन का जो सेट पॉइंट है वो 3.8 से 3.7 से 3.8% आप सेट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यूनिट को आपको CMC मोड में डाल देना है। ऑपरेशन स्टेप फॉर CMC मोड देखिए क्या है। देखिए ID फैन, FD फैन, SADC, प्राइमरी एयर फैन, सारा फैन आपका ऑटो में होना चाहिए, ठीक है। ये स्टेप है, ऑपरेशन स्टेप है फॉर CMC मोड में। आपका ID फैन, FD फैन, SADC एंड प्राइमरी एयर फैन आपको ऑटो में डाल देना है, ठीक है। मिनिमम 2 फीडर्स आर इन ऑटो। 2 फीडर, मिनिमम 2 फीडर। आप 2 फीडर से ज़्यादा अपनी भी फीडर सर्विस ऑटो में आप डाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 2 फीडर तो आपको ऑटो में डालना ही है। उसके बाद ड्रम लेवल को आपको ऑटो में डाल देना है। लोड कंट्रोल मोड एक्टिव होना चाहिए। अब मशीन आपका ना स्पीड कंट्रोल में हो ना प्रेशर कंट्रोल मोड में हो, आपका लोड कंट्रोल मोड में मशीन चलना चाहिए। CMC डालने से पहले आपको इंश्योर कर लेना है कि मशीन आपका लोड कंट्रोल मोड में होना चाहिए। उसके बाद मैच द सेट पॉइंट ऑफ MS प्रेशर एंड लोड सेट पॉइंट। क्या होता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखिए लोड रेफरेंस पेज पे जो आपका लोड है और एक्चुअल कितना लोड है उसके साथ इसको मैच करा लेना है। और MS प्रेशर, एक्चुअल MS प्रेशर और MS सेट पॉइंट को मैच करा देना है कि आपका जो MS सेट पॉइंट है वो MS एक्चुअल प्रेशर के आसपास होना चाहिए, ठीक है। और लोड सेट पॉइंट जो है वो लोड सेट पॉइंट पे जो लोड है और एक्चुअल लोड है उसको इसके साथ आपको मैच करा लेना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको थोड़ा इंश्योर कर लेना है, ठीक है। सेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम लोड सेट पॉइंट है CMC पेज पे आप जाइए, वहाँ पे आपको मैक्सिमम लोड सेट पॉइंट डाल दीजिए एंड मिनिमम लोड सेट पॉइंट आपको सेट कर देना। मैक्सिमम लोड सेट पॉइंट जनरली 520 मेगावाट डाल देते हैं एंड मिनिमम जो होता है 280 से 290 मेगावाट हम लोग सेट पॉइंट डाल देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि तो ESTC पेज पे जो आपका CMC का जो पॉपअप है उसको हम लोग ऑन कर देते हैं, ठीक है।
और ऑन जैसे कीजिएगा आपका ऑटोमेटिकली एलपी मोड जो होता है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और हमको एलपी मोड ही चाहिए, आईपी मोड पे हमको नहीं चलाना है मशीन को। देखिए एलपी मोड में आपका एक प्रेशर लिमिट प्रेशर देता है, लेकिन अगर जैसे आप आईपी मोड सेलेक्ट कीजिएगा, मतलब इनिशियल प्रेशर मोड सेलेक्ट कीजिएगा, आपका क्या होता है जैसे ही सेट पॉइंट से एमएस प्रेशर में डेविएशन होगा आपका प्रेशर कंट्रोल मोड एक्टिव हो जाएगा, वो वेट नहीं करेगा। एलपी मोड में आपका 10 kg तक वेट करता है, सेट पॉइंट से अगर 10 kg घटता भी है तब तक आपका लोड कंट्रोल मोड में चलेगा, मीन्स प्रेशर कंट्रोल मोड लोड कंट्रोल को ट्रैक करता रहेगा। लेकिन अगर आप आईपी मोड में चलाइएगा तो क्या होगा, तुरंत प्रेशर कंट्रोल मोड में आएगा, फिर प्रेशर बढ़ेगा तो लोड कंट्रोल में आ जाएगा, तब आपका स्विच ओवरिंग हमेशा चलता रहेगा, बड़ा डिफिकल्ट होता है चलाना उसमें। इसलिए हम लोग लिमिट प्रेशर मोड में ही हम लोग चलाते हैं। तो जैसे ही फ्रेंड आप सीएमसी पेज में देखिएगा कि आपका जो मैनुअल मोड था वो ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड हो जाएगा टरबाइन फॉलो मोड में। टरबाइन फॉलो मोड में आपका ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। इसके बाद आपका जो फ्यूल मास्टर का जो PNID था उसको आपको ऑटो में पहले डालना है। पहले फ्यूल मास्टर का जो PNID है उसको आपको ऑटो में डालना है, उसके बाद ही आपको फ्यूल मास्टर को ऑटो में डालना है। पहले आपका फ्यूल मास्टर का जो PNID है PID उसको पहले आप ऑटो में डाल दीजिए, उसके बाद ही पुट फ्यूल मास्टर इन ऑटो आफ्टर मैचिंग एक्चुअल फ्यूल फ्लो विथ वर्किंग सेट पॉइंट। उसके बाद फ्यूल मास्टर को ऑटो में कब डालना है, जब आपका CMC डिमांड कितना है, लोड के हिसाब से आपका CMC डिमांड कितना निकल रहा है और वर्किंग कितना है, और दोनों को पहले मैच करा देना है। एक्चुअल फ्यूल एंड CMC डिमांड फ्यूल दोनों को पहले मैच करा के ही फ्यूल मास्टर को आपको ऑटो में डालना है। जैसे आप ऑटो में डालना है उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट स्टेप है बॉयलर मास्टर को ऑटो में डालना है। बॉयलर मास्टर विल बी पुट इनटू ऑटो, ऑटो में डालना है। जैसे आप इसको ऑटो में डाले हैं तो टरबाइन फॉलो मोड जो होता है वो ऑटोमेटिकली स्विच ओवर टू कोऑर्डिनेटेड मास्टर कंट्रोल मोड में, CMC मोड में आपका आ जाएगा। ठीक है, और ये CMC मोड में तब आएगा जब आपका फ्यूल PNID था, ये फ्यूल PNID याद रखिएगा ध्यान से, फ्यूल PNID आपका ऑटो में है। फ्यूल PNID अगर ऑटो में रहेगा तभी आपका टरबाइन फॉलो मोड ऑटोमेटिकली आपका CMC मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो CMC मोड में डालने से पहले आपको फ्यूल PNID को ऑटो में डालना है, उसके बाद आपको फ्यूल मास्टर को ऑटो में उसके बाद डालना है, फिर बॉयलर मास्टर को ऑटो में डालिए, और जैसे आप ऑटो में डालें टरबाइन फॉलो मोड आपका ऑटोमेटिकली स्विच ओवर हो जाएगा कोऑर्डिनेटेड मास्टर कंट्रोल मोड में, और आपका मशीन CMC मोड में आ गया। इसके बाद आपको CMC मोड में जब मशीन आ गया तो फिर आप सारा पैरामीटर एक बार शुरू से एक पेज पे जाके आप देख लीजिए कि आपका कुछ छूट तो नहीं गया। फिर आप लोकली चेक करवा लीजिए, कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, कहीं कोई ड्रेन तो ओपन तो नहीं है। एक बार बॉयलर आप चेक करवा लीजिए, फिर आपका फैन एरिया में एक आदमी को भेज के पूरा थ्रोली आपको पूरा चेक कर लेना है, कहीं से कोई अबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रहा है, कोई कहीं ड्रेन तो नहीं ओपन है, कहीं वेंट तो ओपन नहीं है, आपका जो ड्रेन कहीं ड्रेन का टेम्परेचर आप देख लीजिए, अगर कोई पास कर रहा है तो उसका मैनुअल स्लेटिंग वाल्व को आप क्लोज करवा दीजिए। सारा थ्रोली आपको चेक कर लेना है। तो फ्रेंड जब आपका मशीन CMC में आ गया उसके बाद आप लोड को धीरे धीरे बढ़ा के CMC मोड में ही लोड को बढ़ा के धीरे धीरे आप 500 मेगावाट तक जा सकते हैं, फुल लोड तक आपको जाना है। फुल लोड जैसे आप लोड को बढ़ाइएगा तो MS का सेट पॉइंट भी उसके हिसाब से आपको इंक्रीज करना है। आप उसको ऑटो में भी डाल सकते हैं, ऑटो में जैसे डालिएगा तो एक स्लाइडिंग प्रेशर के हिसाब से आपका MS सेट पॉइंट इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो आप उसको ऑटो में भी डाल सकते हैं सेट पॉइंट को, या मैनुअली अगर रखते हैं तो स्लाइडिंग प्रेशर को देखते हुए आप MS सेट पॉइंट को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, आपका लोड बढ़ता जाएगा और आप फुल लोड आ गया। तो फ्रेंड इस वीडियो में आपने देखा कि जैसे आपका यूनिट सिंक्रोनाइज होता है उसके बाद आपको क्या क्या एक्टिविटी करना है, कितना लोड पे आपको क्या क्या सारा काम करना होता है। तो इस ध्यानपूर्वक आप देखें, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और अगर कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट जरूर करें, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।